Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन। क्योंकि बेटा जी अब टाइम कम बचा है हमारे पास में, तो इसी के साथ में हम ये ट्राई करेंगे कि हमें लेकर आने हैं 95%। और ट्राई नहीं करना, एक्चुअल में हमें लेके ही आने हैं 95%। अगर हम टारगेट रखेंगे अपने सोशल साइंस का तो एग्जैक्टली हम लेकर आ पाएंगे। यस, तो उसके लिए हम किस तरीके से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एक तो केंद्रीय विद्यालय कुछ पेपर सॉल्व करेंगे, उसी के साथ साथ RSKV प्री बोर्ड्स हमारे टेस्ट सीरीज कुछ होंगी, जिसमें कुछ सैंपल पेपर, सपोर्ट मटेरियल वगैरह सॉल्व करके चलेंगे, कुछ असाइनमेंट्स करेंगे और उसी के थ्रू पे आप देखना किस तरीके से आपके 95+ मार्क्स आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं केंद्रीय विद्यालय चेन्नई का बेटा जी प्री बोर्ड का एग्जाम पेपर। ठीक है, तो आज हम इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ MCQs, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस तो हमने फिर भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लिए थे। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो फर्स्ट टर्म के आप कुछ क्वेश्चन पेपर जो सॉल्यूशन की वीडियोस है वो देख सकते हैं। बाकी फाइनल टर्म की अब कुछ वीडियोस अपकमिंग है जो कि आपको अब इसी चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप पैटर्न वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने पूरा बोर्ड तक का पैटर्न बता दिया था कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में किस प्रकार से आपके कितने MCQs आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स से सारी वेटेज रहेगी। इसीलिए बेटा जी ये वाला पैटर्न मैं अभी समझाने नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया है। और अगर किसी बच्चे को नहीं देखी है तो बेटा उस वीडियो को देख लीजिए। इसलिए आज हम चल रहे हैं स्टार्ट करके अपने MCQ प्रिपेयर करने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं MCQ प्रिपरेशन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बेटा जी पहले एक बात चीज बता रही हूँ कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी होंगे और इंग्लिश मीडियम भी होंगे, तो मेरा पूरा ट्राई रहेगा कि मैं दोनों मीडियम्स का कवर करके चलूँ। क्योंकि अक्सर बच्चों की शिकायत रहती है कि मैम हमें इंग्लिश में कंटेंट मिल जाता है, हिंदी में कोई नहीं कराता। तो बेटा यहाँ पे आपको दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बायलैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों के लिए दोनों के लिए ध्यान रख के पढ़ाया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुनें। यानी कि बच्चे आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में बताना है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, कौन सी दूसरे नंबर पे, कौन सी तीसरी और कौन से चौथे नंबर पे। इसी के साथ ही ना केवल हम यहाँ पे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ में आपको ये भी बताते चलूंगी बच्चे कि कौन से चैप्टर में से MCQ किस टॉपिक पर बनकर आ रहे हैं। तो आप लिख लीजिए इस चीज को ध्यान में रखकर कि जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है और नेशनलिज्म इन यूरोप में से क्रॉनिकल ऑर्डर आ सकता है, यानी उनकी डेट्स पूछी जा सकती हैं कि डेट को आपको सीक्वेंस में लगाना होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिया जा सकता है। तो एग्जाम के लिए सबसे पहले नोट कर लीजिए नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप में से आपको डेट्स पढ़नी है, क्योंकि उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके बेटा, इस चीज का सब बच्चे क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ओके चलिए, हमें पता है जलियांवाला बाग हुआ बेटा 1919 में। ठीक है, हमें पता है कांग्रेस सेशन हुआ 1920 में। हमें पता है डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन तैयार हुआ 1930 में। उसके बाद हमें पता है बेटा गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। ओके चलिए, तो हमारा सीक्वेंस तैयार हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, जलियांवाला बाग। तो आप देख लीजिए कौन से वाले में पहला है। तो हमारे पास एक तो B नजर आया, एक हमें C नजर आया। ठीक है, इसी तरीके से करना है। पहले देख लीजिए, कंफर्म है कि इनमें से पहला है जलियांवाला बाग। तो आप पहले देखिए कि पहला कहां कहां पे लिखा हुआ है, B पे लिखा हुआ है और C पे लिखा हुआ है। दूसरा 1920 में नागपुर सेशन हुआ, यानी सेकेंड वाला दूसरा ही है। तो दूसरा देखिए सेकेंड कहां पे, ये लिखा हुआ। ठीक है, बस आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सीधा आप क्या टिक कर देंगे, बी टिक कर देंगे। इसी तरीके से बेटा जी आपको आगे चलना है। आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको कंफर्म 2 डेट भी अगर पता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा इस तरीके से करना। चाहे तो आप पहली वाली याद रख लीजिए, चाहे लास्ट वाली, इस चीज से कर सकते हो। पहले हमने C और B निकाल लिया, दोनों को कैंसिल कर लिया। उसके बाद हमने 2 ऑप्शन देख लिए कि कंफर्म B या फिर C में से होगा। फिर हमें जब एक और आंसर पता चला तो हमें पता लग गया हमारा आंसर कंफर्म क्या है, B। तो लिख लीजिए यहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया में से, नेशनलिज्म इन यूरोप में से आपको कंफर्म क्या करनी है, डेट्स लर्न करनी है। लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे।
हिंदी मीडियम में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में भूमि क्षरण के मुख्य कारण क्या है? देखिए बेटा, यानी कि आपको इंग्लिश मीडियम में व्हाट आर द मेन कॉजेस फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी एंड द उड़ीसा। बेटा यहाँ पे क्या ज्यादा पाए जाते हैं? मिनरल्स। तो इसी तरीके से आप याद कर लेंगे कि यहाँ पे मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं, और मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं इसी वजह से माइनिंग लैंड डिग्रेडेशन का, खनन लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉज यहाँ पर बन जाएगा। तो एक और लिख लीजिए आपको मिनरल्स वाले चैप्टर में से, और जो ज्योग्राफी का आपका सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट वाला, उस दोनों चैप्टर्स में से आपको एमसीक्यू प्रिपेयर करने हैं। साथ साथ में लिखते जाइए। आपको ज्योग्राफी में आपको चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर आपका मिनरल्स वाला चैप्टर 5 में से आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? अपने आपको प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यूज। बेटा इस चीज को कंफर्म रखिए, और ये दोनों चैप्टर ही आपके मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है 3, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। इकोनॉमिक्स में भी बेटा आपका एमसीक्यू मैंने पहले भी प्रैक्टिस कराए होंगे इस क्वेश्चन को, जिसमें आपको बिल्कुल ये चीज बताई गई है कि एवरेज इनकम निकालना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एवरेज इनकम कोई भी 2 कंट्री का दे दिया जाएगा और निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, या सही या गलत में कौन सा आंसर सही होगा। यहां पे पूछा गया क्वेश्चन आपका कि तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दोनों देशों की औसत आय यानी कि एवरेज इनकम निकालनी है। यहां पे हम क्या लिखते हैं? टोटल पॉपुलेशन। यहां पे क्या आती है? हमारी टोटल इनकम। फिर हम क्या कर देते हैं? डिवाइड। जब हम एक कंट्री के 5 व्यक्ति की इनकम को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बी में भी जब हम 5 को डिवाइड करेंगे टोटल से, तो बेटा हमारी एवरेज इनकम निकल कर आ जाएगी, और आप अपना आंसर टिक कर देंगे। इसका आंसर आप बच्चे मुझे खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कि आपका आंसर क्या निकल कर आया। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आपका मैचिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सेकंड ज्योग्राफी के चैप्टर से और आपका मिनरल्स वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पे बेटा, जहां पे आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के साथ स्टेट को मैच करने के लिए दिया गया है। ठीक है, हमें इनके सही मैच के साथ इन्हें मिलान करना है, हमें इनका सही मैच बताना है। एक्चुअल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमें पता है कहां पर है, उत्तराखंड में है। ओके, सारे बच्चे अपने आंसर लिखते जाएंगे, यानी फर्स्ट का आपका आंसर अपनी नेक्स्ट शीट पे आ जाइए। उत्तराखंड डी पे लिखा हुआ है, तो फर्स्ट का क्या होगा? डी। फर्स्ट का डी। चलिए सेकंड में क्या पूछा गया, आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हो। हाँ, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी 2 का जो आंसर है हमारा वो क्या होगा? सरिस्का कहां पे बेटा? राजस्थान में। तो आपको राजस्थान कहां पे मिलेगा? सी पर। 2 का क्या हो गया? सी। ठीक है, 3 पे क्या पूछा गया? पेरियार। आपका पेरियार कहां पे है? केरल में है, तो आप इसको केरल का आंसर, केरल कहां पे दिया हुआ है आपका? बी पे, तो आप यहां पे लिख देंगे बी। ओके, फिर आपका क्या है? बंधवगढ़ नेशनल पार्क, वो आपका कहां पे बेटा? एमपी में। तो एमपी हमारा कौन से वाले में पूछ रखा है? हमारा एमपी हमारा ए में दे रखा है, तो आप यहां पे लिख देंगे ए। ठीक है, यानी फर्स्ट का डी। अब आप ऑप्शन देखिए कौन सा हमारा सही है? फर्स्ट का डी। तो वही तरीका अपनाइए जो मैंने आपको बता रखा है, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी, यानी हमारा बी वाला कैंसिल। 2 का सी, 2 का सी, यानी हमारा ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, 2 का सी और कहां पर है? और कहीं पे भी नहीं है, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा। आगे के भी चेक करना चाहते कर लीजिए। 3 का बी और 4 का ए, यानी हमारा इसमें आंसर आ जाएगा ए। लेकिन सब अगर किसी बच्चे को सारे याद ना हो तो स्टार्टिंग के 2 देख लीजिएगा, उससे भी आपका आंसर कई बार निकल कर आ जाता है। इसी तरीके से करोगे तो एक चीज हो जाएगी, एक तो आपका टाइम बच जाएगा, और अगर आपको एक ऑप्शन नहीं भी पता तो भी काम चल जाएगा। तो एक ट्रिक है अपनी आसानी से एमसीक्यू सॉल्व करने की। फिर भी सारे नेशनल पार्क आपने लर्न करके जाइएगा, एमसीक्यू के लिए भी और मैप वर्क के लिए भी। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए बेटा। जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं आपको इस चैनल पे सारे सॉल्व करने हैं। 95% से प्लस लेकर आएंगे हम सब स्टूडेंट्स।
बस आप सबको प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। आप सब पक्का 95% से ज्यादा लेकर आएंगे। बस जितने भी प्रैक्टिस पेपर कराए जा रहे हैं उनको करते जाइए बस, लेकिन आपको उसके लिए चैप्टर लर्न होना चाहिए। चैप्टर को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए, इस चीज की गारंटी है बेटा आपके 95+ मार्क्स आएंगे। चलिए, सरकारी और निजी व्यक्तियों और समुदायों दोनों के स्वामित्व वाले वन और बंजर भूमि को क्या कहा जाएगा? द फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल कम्युनिटीज नोन एज, हमें पता है उसे क्या कहेंगे बच्चे? ऐसे फॉरेस्ट और वेस्टलैंड जो कि गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट भी उन्हें देख रहे हैं, तो उन्हें बच्चे अनक्लास्ड में रख दिया जाता है। कोई भी कैटेगरी नहीं दी गई है। आपको सेकेंड चैप्टर में चीज बताई गई है कि गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जो कि वहां की जो कम्युनिटीज है वो खुद ही देख रही है। जैसे राजस्थान में है बेटा, ठीक है, जो आदिवासी समूह खुद ही क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ में मिलकर अपने जंगल को, जल जंगल जमीन की रक्षा कर रहे हैं, तो वो आएंगे अनक्लास्ड में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि भाई फ्रेंच और हमारा डच रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें आपको परसेंटेज याद करनी है। मैंने आपको हमेशा बताया इनकी परसेंटेज याद होनी चाहिए, कौन से रीजन में कौन से वाले लोग रह रहे हैं, कितने परसेंट रह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको डाटा याद हो तो हमें यहां से देख सकते हैं फटाफट से कि 1% पीपल स्पीक इन जर्मन, ये वाली बिल्कुल ठीक है। 49% ऑफ पीपल लिव इन फ्लैमिश रीजन डच स्पीकिंग, ये तो ठीक है, बट डाटा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। 10% ऑफ बेल्जियन स्पीक स्पेनिश, नो बेटा ये तो गलत है। 40% लिविंग इन वेलोनिया रीजन और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, सही है। यानी आपका बी एंड डी सही होगा इसमें से। तो बी और डी का रीजन कौन सा है बेटा? सी वाला ऑप्शन है, ठीक है, बी एंड डी। देखो आपको इसमें डाटा याद करना है। हमें पता है यहाँ पे 59% जो लोग थे वो फ्लैमिश रीजन में रहते थे और डच बोलते थे, 59 नॉट 49, और स्पेनिश यहां पे नहीं बोल रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बी और डी ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको डाटा याद है। तो आपको क्या करना है, पावर शेयरिंग में से आपका एथनिक कॉम्पोजिशन, जातीय संरचना याद करनी है, उनका परसेंटेज याद करना है। ओके, नेक्स्ट बेटा, श्रीलंका में कब घोषित किया गया कि सिंहली श्रीलंका की आधिकारिक भाषा होगी, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज होगी? हम सबको पता है कि श्रीलंका में 1956 में क्या किया गया था, सिंहला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। 48 में आजाद हुआ श्रीलंका और उसके 56 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया गया था सिंहले कम्युनिटी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे बेटा। 8 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? बेटा जी हमें पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशू द करेंसी नोट्स इन इंडिया? आरबीआई। बच्चे ये क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय के प्री बोर्ड में भी आया है और एक दो जगह पर ये क्वेश्चन और पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। हमें पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है और उसी को आरबीआई को ही पावर दी गई है कि वो बेटा जी क्या करे, नोट्स जारी करे। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चे, आपके यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंक्रीट लिस्ट, रेस्टोरेटरी लिस्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, जो कि मैं हमेशा आपको कह रही हूं, बट क्वेश्चन को फिर दोबारा ध्यान से रीड करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। मिसमैच पूछा गया है, मैचिंग ठीक से करने के लिए कहा गया है, ये चीज रीड करनी है। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मैच कॉलम ए विद बी। आपको मैचिंग करनी है, पहले अपनी मैचिंग कर लीजिएगा, बाद में ऑप्शन देखिएगा, सबसे बेस्ट तरीका होता है एमसीक्यू करने का। ओके, यूनियन लिस्ट हमें पता है बच्चे कि बैंकिंग यूनियन लिस्ट में आती है। यस, स्टेट लिस्ट में हमने पढ़ा है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन आती है। हमें पता है कंक्रीट लिस्ट वो होती है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर जिस पे कानून बनाते हैं। एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा उसमें। हमें पता है रेस्ट्रिक्टरी लिस्ट यानी कि अवशिष्ट सूची वो सूची होती है जिसमें जो ऐसे टॉपिक है जो संविधान बनने के बाद आए हैं, यानी नए टॉपिक है। और कहा गया है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि ऐसे टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आएंगे उनको किस में रखा जाएगा, कंक्रीट लिस्ट में रखा जाएगा, और उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। तो बेटा जी उसमें आपके नए टॉपिक आपको पता लग जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहां पे देखिए आपको 1 का बी,
1 का B, फटाफट से साइड में लिख लेंगे। सेकंड का आपका C, सेकंड का आपका C, आपका थर्ड का A, 3 का आपका A, यही आपका आंसर निकल जाएगा, ज्यादा आगे आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। 4 का आपका D रहेगा। ओके, तो ऑप्शन में देख लीजिए, पहले बताओ 4 का D चेक कर लीजिए। देखो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं पता आपको, लास्ट वाला भी अगर पता है तो देखो 4 का D यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यानी कि ये रहा 4 का D, तो फटाफट से B टिक कर दीजिए। और ज्यादा कंफर्म करना है तो फर्स्ट का B, तो फर्स्ट का B ये रहा बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एमसीक्यू जल्दी से हो जाएंगे, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। पहला और लास्ट या स्टार्टिंग के दो, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनलिज्म इन यूरोप में से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से तो आपको स्टेटमेंट्स याद करनी है, नाम याद करने हैं, किसने क्या स्टेटमेंट कही थी, और डेट भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी इसके लिए। ठीक है, चलिए हाँ, Who among the following said when France sneezes the rest of the Europe catches cold? ठीक है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो सारा का सारा यूरोप को सर्दी लग जाती है? तो बेटा जी हमें पता है ये कहा था ड्यूक मेटरनिक ने। मेटरनिक ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जितनी भी सारी क्रांतियां शुरू हुई हैं, जितने भी सारे आंदोलन स्टार्ट हुए हैं, वो स्टार्ट हुए फ्रांस से। पहले फ्रांस में होता था, उसी के सुन के यूरोप के बाकी देशों में हो जाता था। ठीक है, रिवोल्यूशन स्टार्ट में इस करने वाला ही फ्रांस होता था, तो इसीलिए ही ये स्टेटमेंट कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, वैश्वीकरण से क्वेश्चन दिया गया आपका। वैश्वीकरण क्या है? यानी ग्लोबलाइजेशन। हमें पता है ग्लोबलाइजेशन वर्ड निकला है ग्लोब से। ओके, इसका मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू पे पूरा वर्ल्ड एक हो गया है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू पे पूरा वर्ल्ड एक हो गया है ना। जैसे एक गांव होता है, गांव में आपस में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, आज वर्ल्ड भी ऐसा हो गया है, कोई किसी से दूर नहीं है। आज ना अमेरिका दूर है, ना ऑस्ट्रेलिया दूर है, सारी बिजनेस डील, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब तेजी से हो रहा है। ठीक है, यूरोप की कंट्रीज के साथ हम अच्छे से व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। अब आपका अगर मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके दो टॉपिक आ रहे हैं सारे चैप्टर में से, कि एक तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है, और इस चीज को प्रोसेस को बढ़ाने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हमें पता है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ओके, तो फिलहाल आपसे इन दोनों टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एमसीक्यू देख लेते हैं यहाँ पे। देशों के बीच तेजी से एकीकरण या अंतर संबंध प्रक्रिया हो रही है। व्यापार पर एक नया कर लगाने की प्रक्रिया है। नहीं बेटा, व्यापार पे तो टैक्स लग ही नहीं रहा है, इस पे तो टैक्स हटाए जाते हैं ग्लोबलाइजेशन में। देशों के बीच अलगाव की प्रक्रिया अलग अलग हो रहे हैं, नहीं सेपरेशन हो रहा है, नो बिल्कुल भी नहीं, ग्लोबलाइजेशन से तो एक हो रहे हैं। देश के भीतर परिवहन की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद इन द कंट्री, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन विद इन द कंट्री, नहीं विद इन द कंट्री के तो मतलब ही नहीं है, कंट्री से बाहर की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली आपका बेटा जी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देशों के बीच तेजी से क्या हो रहा है, यूनिफिकेशन हो रहा है, एक मिलाव हो रहा है, एकीकरण हो रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमें फेडरल फॉर्म ऑफ बेटा गवर्नमेंट के क्या पता लगाने, फीचर। आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी याद करना है, आपको ये शॉर्ट में भी याद करना है। ठीक है, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न दी सेम सिटीजन। सबसे पहला कह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न दी सेम सिटीजन। ओके, ठीक है, हमें पता है अलग अलग जो गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही तरह के लोगों के ऊपर कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमें पता है बेटा। The subunits are subordinate to the central government. जो भी इसकी स्टेट गवर्नमेंट होगी सबऑर्डिनेट होती है, नो। देयर आर 2 or more levels of government. yes, हमें पता है 2 से ज्यादा स्तर इसमें लेवल्स बांट दिए जाते हैं फेडरलिज्म में। ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैड इट्स ऑन जुडिक्शन, बिल्कुल हर टायर की गवर्नमेंट के क्या होते हैं, अपने जुडिक्शन होती है, यानी कि अपना अधिकार क्षेत्र होता है, हमें पता है। ये कहां पे आपको मिलेगा बेटा, फेडरलिज्म चैप्टर में। जब आप फेडरल के फीचर्स पढ़ोगे, जो कि चैप्टर के आपको वीडियो बनी हुई भी है इसकी, आप उस वीडियो पे जाके फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ भी सकते हो, उसके फीचर्स भी लर्न कर सकते हो। ओके बेटा, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, तो एक पॉइंट हमारा गलत हो जाता है, कौन सा वाला, बी। हिंदी मीडियम वाले भी उप इकाइयां केंद्रीय स्तर के अधीन होती है बेटा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है, फेडरल सिस्टम में, संघीय व्यवस्था में। नेक्स्ट 13 बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना दी गई है छवि से संबंधित है। ओके बेटा, ये वाली इमेज आपको
अगर आप सबने एनसीईआरटी के पिक्चर क्वेश्चन करे हैं, हालांकि उसकी एक वीडियो आएगी भी, आपके सारे पिक्चर क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि जितनी भी इमेजेस हैं वो एग्जाम में कैसे पूछी जा सकती हैं। फिलहाल अगर आपने पढ़े हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नहीं तो हम यहाँ पे डिस्कस तो कर ही रहे हैं। गुजरात के दांडी में महात्मा गांधी का स्वागत करते भारतीय, नो। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय कामगार वर्क्स रेस्ट में मार्च करते हुए, यस बेटा, ये जो पिक्चर है आपकी, ये आपकी साउथ अफ्रीका की है। कई बार बच्चे हो सकता है जल्दबाजी में कहते हैं नहीं नहीं इंडिया की है, नहीं बच्चे ये साउथ अफ्रीका की इमेज है। इसलिए जब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ोगे तो हम उसमें पिक्चर क्वेश्चंस भी करेंगे, नेशनलिज्म इंडिया, नेशनलिज्म यूरोप के, ठीक है। प्रिंट एंड कल्चर के भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में से ये दोनों चैप्टर के पिक्चर क्वेश्चन। चलिए बेटा जी, यहाँ पे एक विजुअल इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन दिया गया, उसको मैं रीड कर देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कारण था जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था वापस क्यों लिया था, ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है, सीधा सीधा हम अपना ढूंढेंगे आंसर को कि चोरी चोरा की घटना के कारण। बहुत ईजी है बेटा ये वाला क्वेश्चन, कि चोरी चोरी घटना के कारण जो पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी गई थी, हमारे जो आंदोलन में शामिल थे कुछ स्वदेशी, उन्होंने सोचा कि अपने आंदोलन अपने हाथ में ले लो और उन्होंने आग लगा दी। और इसी बात से गांधी जी नाराज हो गए कि नहीं, मुझे ये आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसक चाहिए, ना कि हिंसक चाहिए। इसलिए इस आंदोलन में क्या किया गया, गांधी जी ने अभी के लिए इसे रोक दिया गया था, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें बताया गया है सुरेश एक ऐसे संगठन में काम करता है जहां काम करने की परिस्थितियां इस प्रकार है। आपको कंडीशन बता दी गई है कि सुरेश एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वहां पे कुछ कंडीशन है। अब आपको पहचान करनी है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज है, यानी संगठित है या असंगठित है, या फिर कोई और ऑप्शन। हमें तो इन दोनों पे फोकस करना है। देयर आर रूल्स रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन तो है लेकिन कोई भी वहां पे फॉलो नहीं होते हैं। जॉब्स आर लो पेड, जॉब्स क्या है, लो पेड है। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज। इसमें ज्यादा हमें दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है। असंगठित क्षेत्र है, हमें पता है जहां पे भी जॉब इनसिक्योर होती हैं, लो पे होती हैं, जिस दिन फीवर भी है, कोई मेडिकल लीव नहीं मिलेगी आपको, वो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित होते हैं। ये कहां से मिलेगा आपको, इको के चैप्टर में से हमें ये पढ़ना है ना बेटा, सेकेंड चैप्टर से, ओके। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है असर्शन रीजन का बच्चे आपके। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन द BC 978 इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, ठीक है। ये आपका असर्शन है। रीजन, इट कंटेनिंग 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुडन इलस्ट्रेशन। अब कई बच्चे जल्दबाजी में से फटाफट से टिक कर देंगे कि नहीं मैम ये तो बिल्कुल ठीक दिया गया। एक्चुअल में बच्चे आपके ये जो नाम है ये तो ठीक है डायमंड सूत्र, लेकिन ये जो डेट है ना बेटा ये गलत है, ठीक है। तो असर्शन आपका गलत हो जाएगा, ए आपका रॉन्ग है, हालांकि आपका जो आर है वो करेक्ट है। ए आपका रॉन्ग है और आर आपका करेक्ट है। और मैंने चीज पहले भी समझाई थी, आपको दोबारा से बता रही हूं बच्चे कि ए और आर में तभी रिलेशन देखते हैं जब एक चीज ठीक होती है। अगर इनमें से एक भी चीज गलत है तो हम रिलेशन नहीं देखते हैं। हम रिलेशन सिर्फ तभी देखते हैं जब इनमें से कोई भी एक चीज ठीक होती है। हमें पता है यहां पे डेट गलत है तो हम इन दोनों का रिलेशन नहीं देखेंगे। D868, आप यहां पे डेट भी लिख सकते हैं बेटा, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं ए और आर, ठीक है। चलो देखते हैं। लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल ठीक है, हमें पता है। डेमोक्रेसी अच्छी है क्योंकि ये इक्वलिटी को बढ़ावा देती है, ठीक है। आर, लोकतंत्र बेहतर है क्योंकि यह निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चे हमें पता है ये डेमोक्रेसी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं और आपको ये चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में से दे रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका हमें एक चीज है कि ये रिलेशन कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो आप बोल सकते हो दोनों ठीक तो हैं, ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ठीक तो हैं, ठीक है, बात दोनों ठीक है, बट रिलेट हम इसे नहीं कर पा रहे हैं, ओके। चलिए देख लीजिए, डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज इट इंप्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन की बात हो रही है, यहां पे प्रमोट इक्वालिटी की बात हो रही है ना। चलिए 17, कौन सी राजनीतिक पार्टी भारत में प्राचीन संस्कृति
मूल्य तथा दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद और अंत्योदय के विचारों से प्रेरणा लेकर एक मजबूत और आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहती है। एक ऐसी पार्टी जो एंशिएंट कल्चर, आपको पहली बात तो एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज और दीनदयाल उपाध्याय से समझ में आ जाएगा कि ये पार्टी कौन सी है, बीजेपी, भारतीय जनता दल, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, और बेटा जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो पार्टी बनाई थी भारतीय जनसंघ, उससे निकलकर ये वाली पार्टी बनी है। तो आप गलती से भी ये मत कर देना कि बीजेपी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, नहीं बेटा, आप बताओगे कि जिस पार्टी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी उसमें से निकलकर बीजेपी बनी 1980 में। ओके, जो कि हिंदुत्व पे, जो पुरानी वैल्यूज पे चल रही पार्टी है और इस समय पे करंट में सरकार भी है। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज द इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो बता देंगे कैसे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस तरीके से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है? एक्सेस रॉ मटेरियल अक्रॉस कंट्रीज, एक्सेस सर्विसेज अक्रॉस द कंट्रीज, फूड एंड वाटर इंफॉर्मेशन अक्रॉस द कंट्रीज। तो आप क्या बताओगे? विभिन्न देशों में तुरंत सूचना तक पहुंच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो यही वाला पॉइंट ठीक हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि तेजी से सूचना पहुंच रही है। ठीक है, तेजी से सूचना का प्रसार वैश्वीकरण के द्वारा, इस वैश्वीकरण प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। तो वैश्वीकरण चैप्टर में, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में आप दो टॉपिक कवर करोगे, मीनिंग और टेक्नोलॉजी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकुलरिज्म से रिलेटेड है। Consider the following statement on the meaning communal politics. Communal politics is based on belief. यहाँ पे आपको कम्युनिज्म के बारे में पूछा जा रहा है। सेकुलरिज्म के पॉइंट्स आपको कवर रखने अपने माइंड में, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे उसको अपोजिट कम्युनल की बात हो रही है। One religion is superior to that of other. बिल्कुल ठीक है बेटा, जो हमारे जो कम्युनल कंट्रीज होती हैं वो एक रीजन को सुपीरियर बनाती है। ठीक है, कोई भी धर्म हो सकता है जो उनकी कंट्री का मेन धर्म है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन कैन लिव टुगेदर हैप्पीली इन इक्वल सिटीजन। नो, ये तो सेकुलरिज्म में होता है, ये तो आपकी धर्मनिरपेक्षता में होता है। एक साथ सारे लोगों को इस तरह के कंट्रीज में नहीं रखा जाता। फॉलोवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कंसिस्ट वन कम्युनिटी। बिल्कुल, जो एक तरह की समूह के लोग होते हैं वो एक साथ मिलकर रहेंगे और अपने को एक ही समूह मानेंगे। स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ग्रुप ओवर द अदर। राज्य की शक्ति का उपयोग किसी एक धार्मिक समूह का दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता। यह भी बेटा ठीक है, कहा गया क्लियर। राज्य की शक्ति का उपयोग किसी एक धार्मिक समूह का दूसरे पर स्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट पावर का तुम यूज नहीं कर सकते हो इसमें। क्या दिखाने के लिए? अपनी रिलीजन की डोमिनेंस दिखाने के लिए। तो हमारा कौन कौन सा पॉइंट ठीक हो जाएगा? ए ठीक है, आपका सी ठीक है, हाँ बस ए और सी ठीक होगा। कॉम्युनल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ए एंड सी, आपका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वन रीजन सुपीरियर होता है, ठीक है। बी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि वो सेकुलरिज्म में चला जाएगा। सी वाला आपका बेटा जी ठीक हो जाएगा, ये वाला सी वाला, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं ना पर्टिकुलर रीजन को फॉलो करते हैं। यहां पे कैन नॉट है कि स्टेट पावर यूज नहीं करेगी किसी रीजन को डोमिनेंस दिखाने के लिए, तो ये भी हमारा इसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तो ए एंड सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट एमसीक्यू है बेटा हमारा नारीवादी को लेके, फेमिनिस्ट। पहली बात तो फेमिनिस्ट कौन होते हैं? ऐसे लोग जो महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं वो फेमिनिस्ट होते हैं। ऐसे महिला और पुरुष, सिर्फ इसमें महिलाएं नहीं होती, ऐसे पुरुष भी होते हैं जो इनके हक की बात करेंगे, ठीक है। ओके, ये अधिकतर परिवारों में श्रम विभाजन में परिलक्षित होता है, श्रम विभाजन में परिवारों में दिखता है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय पर राजनीतिक प्रभुत्व की तलाश की ओर ले जाती है। एक महिला या पुरुष जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार अवसरों की विश्वास करते हैं, तो हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अ वुमेन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन। ये बेटा सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे एमसीक्यूज को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए पक्का 20 आफ्टर 20 लाना कोई मुश्किल बात नहीं रह जाएगी। हमें बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले टारगेट ही हमारा ये होगा कि 20 आफ्टर 20 हमें एमसीक्यूज में लेकर आने हैं। उसके बाद टारगेट हमारी केस स्टडीज रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ ही आप सब स्टूडेंट जो है वो पूरे चैप्टर्स को पढ़ते रहिए। बोर्ड तक हमें ये टारगेट अचीव करना है, चाहे जितने मर्जी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़े। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, क्योंकि अभी मैं फिलहाल एमसीक्यूज करा रही हूँ। उसके बाद का जो भी टारगेट होगा आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा बेटा, अगर और एमसीक्यूज की वीडियोस चाहिए तो हम उसको और प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।
Follow and subscribe us for more.